सभी को नमस्कार। मैं आपका विकास सिंह चौहान इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में, इस सीखने सिखाने की महफिल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपका विकास सिंह चौहान एक बार फिर से आप सबके सामने मैं हाजिर हूं इंग्लिश की बात करने के लिए। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था पार्ट 13 के बारे में, जिस पर हमने प्रैक्टिस सेशन लिया था। 3 प्रैक्टिस सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जैसा हमारा वायदा था कि आज हम एक मिससेलेनियस डिस्कशन करेंगे टेंसेस से रिलेटेड, उसके बारे में हमारा आज डिस्कशन होगा। तो सभी लोगों को आग्रह है, सभी जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन और क्लासेस को, जो क्लासेस रहती हैं यहाँ पर भी, इसको बिल्कुल ही नीरस नहीं बनाना है। क्लियर, एकदम एक्टिव रहना है एंड जो भी ना समझ में आए उस पर कमेंट करते रहना है। क्लियर, यदि हम किसी कारणवश यदि कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हमारी टीम लगी हुई है, DCI की टीम लगी हुई है आपका रिप्लाई करने में। हो सकता है वो कमेंट बॉक्स में करे, आप जहां भी पूछेंगे। इसके लिए पेज भी बना हुआ है टेलीग्राम में। क्लियर, फेसबुक में भी पेज है, टेलीग्राम में एक चैनल है इंग्लिश विद विकास सिंह के नाम से और डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी टेलीग्राम में एक चैनल है। फेसबुक में पेज है इंग्लिश विद विकास सिंह एंड डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस टाइप से यदि कोई किसी भी प्रकार का गुफ्तगू करना है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है आपकी, तो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो आज जो हमारा डिस्कशन फिर से चलने वाला है मिससेलेनियस से रिलेटेड होगा, टेंसेस से रिलेटेड ही। क्लियर, तो जो हमारा बेसिकली डिस्कशन आज तक जो चल रहा है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश से रिलेटेड, ये इंग्लिश विद विकास सिंह चैनल का नाम तो है, इसमें केवल इंग्लिश ही नहीं सिखाई जाएगी। कुछ फ्यूचर में क्या होगा कि हम इस पर मैथमेटिक्स लेकर भी आएंगे, मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लासेस भी लेकर आएंगे। क्लियर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, वन डे एग्जामिनेशन, उसके लिए हम सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, और वहाँ पर कई सारे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात की बात है। आज जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इंग्लिश से रिलेटेड, तो मिससेलेनियस टाइप्स का हो रहा है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कशन कर लेते हैं टेंस में बी फॉर्म के बारे में। बी फॉर्म, तो आप सबको पता है कि बी एक ऐसा वर्ड है पूरे इंग्लिश में, जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। फिर सारे जितने भी इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ दिस जितने भी सारे वर्ड हैं इंग्लिश में, उनके सबके 5 फॉर्म्स होते हैं। मैं इसके थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बी के 8 फॉर्म्स के बारे में। तो बी के जो 8 फॉर्म्स होते हैं, एक तो खुद बी होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फॉर्म्स होते हैं बी के। कुछ लोग विल एंड शैल को भी इसी में कंसीडर करते हैं। क्लियर, विल और शैल को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन तब तो 9 हो जाएगा। तो उन लोग क्या करते हैं कि बी को हटा देते हैं, विल शैल को एक साथ कंसीडर 1 कर लेते हैं। क्लियर, तो हो जाता है 8 फॉर्म्स। तो ऐसा नहीं है, बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। क्लियर, विल सेल एक मॉडल की तरह यूज होता है, जैसे डिड मॉडल की तरह यूज होता है, डू मॉडल की तरह, डज मॉडल की तरह यूज होता है। क्लियर, अब इसी तरह जो डू की बात करते हैं हम, डू की, तो डू के केवल 5 फॉर्म्स ही होते हैं। डू के केवल 5 फॉर्म्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है डू, एक होता है डज, एक होता है डिड, एक होता है डूइंग। क्लियर, एक होता है डन। 1 2 3 4 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो यूज होता है डू, डज, डिड, डूइंग, डन, डू की बात मैं कर रहा हूँ इंडेफिनिट में, तो डू, डज, डिड यूज होता है। क्लियर, और ये बी फॉर्म हो गया कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा एक और होती है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैव है। हैव की भी 5 फॉर्म्स होते हैं, आपको पता है, हैव, हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। क्लियर, इस टाइप से होते हैं। विल, सेल पता ही है। क्लियर, इस टाइप से होते हैं। तो हम आज डिस्कशन जो हमारा चल रहा है बी से रिलेटेड चल रहा है कि जो बी फॉर्म होता है बेसिकली वो दिखाता है किसको है? प्रोग्रेसिव फॉर्म को दिखाता है। जो बी फॉर्म होता है, वी फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म को दिखाता है। बी ये किसको दिखाता है? प्रोग्रेसिव फॉर्म को दिखाता है।
और सम टाइम क्या करता है, ये पैसिव फॉर्म को भी बताता है, पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म को भी बताता है। बी जो होता है, बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। क्लियर? तो वो क्या करता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म को दिखाता ही है, पैसिव फॉर्म को दिखाता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। तो यहां पर हम सेंटेंस को देखते हैं, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। हमारा ट्रांसलेशन से कोई औचित्य नहीं है कि हम यहाँ पर बताएं, लेकिन हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि व्हाट वर यू डूइंग में क्या है, इसका मतलब निकल रहा है कि तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर यूज हुआ है, यहाँ पर जो वर यूज हुआ है, ये बी का एक फॉर्म ही है, बी का एक पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो बी यूज हुआ है, व्हाट वर यू डूइंग। क्लियर? ये है प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म को बता रहा है कि तुम क्या कर रहे थे। अब इसी को मैं दूसरी तरह यदि लिखता हूं, यदि इसको मैं दूसरी तरह लिखता हूं, माई फ्रेंड weren't told about the meeting. माई फ्रेंड वरेंट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। अब इसमें हमने यहाँ पर देखा कि वरेंट जो ये जो सेंटेंसेज हमारे पास जो सेंटेंस है, माई फ्रेंड वरेंट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। अब पैसिव फॉर्म में कैसे हम समझते हैं वो वॉइसेस में हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पर कि जब कभी भी बी फॉर्म यूज होता है, जब कभी भी बी फॉर्म यूज होता है, इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है यदि वो प्रोग्रेसिव फॉर्म को शो कर रहा है तो, टेंसेस से रिलेटेड है तो। ठीक है, लेकिन जब वो पैसिव फॉर्म की बात करेगा तो बी फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म में आ गया। क्लियर? पैसिव फॉर्म को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते ही नहीं है, करते ही हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि जब प्रोग्रेसिव फॉर्म की बात आएगी, जब प्रोग्रेसिव फॉर्म की बात आएगी तो हम बी फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब में, जिसको जिरेंड फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब हम पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो बी फॉर्म के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, I am reading a book. I am reading a book. इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, I am reading a book. क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर बी फॉर्म यूज हुआ है, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म यूज हुआ है तो इसके बाद यदि आईएनजी फॉर्म आ रहा है, आईएनजी फॉर्म यदि आ रहा है तो ये शो कर रहा है किसको? प्रोग्रेसिव फॉर्म को। ये शो कर रहा है प्रोग्रेसिव फॉर्म को। देखो क्लियर से अच्छे से कि आई एम रीडिंग अ बुक, एम बी फॉर्म है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रहा है वर्ब की, तो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म को शो कर रहा है। मैं यदि इसी को पैसिव में चेंज करता हूँ, पैसिव में यदि चेंज करूँ, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि बी फॉर्म के बाद, इस बी के फॉर्म के बाद क्या आ गया, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो ये पैसिव फॉर्म हो गया। इसका थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अ बुक इज रेड बाय मी, ये एक सेंटेंस लिख देता हूं, अ बुक इज रेड बाय मी। तो यहां पर जो इज फॉर्म इज यूज हुआ है, ये इज, ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। क्लियर? ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बी फॉर्म के बाद देखो थर्ड फॉर्म यहाँ भी आई है, यहाँ भी बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आई है। क्लियर? ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी बी फॉर्म के बाद, जब कभी भी बी फॉर्म के बाद क्या होता है कि यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रोग्रेसिव फॉर्म को शो करेगा, और जब कभी भी बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव फॉर्म को शो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं दूसरी तरह से, बी के फॉर्म से ही रिलेटेड डिस्कशन है अभी।
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ कि दीक्षा वॉज वेरी टायर्ड, दिस इज डिफ़िकल्ट, आप बोल सकते हैं दिस इज, हाँ ठीक है, ओके, इट्स ओके, ठीक है। दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट, दीक्षा वॉज वेरी टायर्ड। इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब कभी भी बी फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो वो शो करती है किसको, व्हाट, प्रोग्रेसिव फॉर्म को। और जब कभी भी बी फॉर्म के बाद आती है बी की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शो करता है किसको, पैसिव वॉइस को। अब यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर इज आ गया हमारा बी फॉर्म, इज हमारा यहाँ पर आ गया बी फॉर्म। इसके बाद वेरी लिखा है, डिफ़िकल्ट लिखा है, ना तो आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तब ये कैसा सेंटेंस होगा। तो इसके लिए याद रखना कि जब कभी बी के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है या तो एडवर्ब आता है, जब कभी भी एडजेक्टिव आता है या तो एडवर्ब आता है तो इस सेंटेंस को बोला जाता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब कि वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज वेरी वेरी, ठीक, इसको बोल लो वेरी पढ़ते हैं, वेरी नहीं, इट्स वेरी, दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बी फॉर्म के बाद यदि आईएनजी फॉर्म आती है तो वो होगा, कंसीडर होगा प्रोग्रेसिव फॉर्म की तरह। जब बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव फॉर्म की तरह यूज होगा। जब बी फॉर्म के बाद कोई एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, जैसे दिस इज हाउ से आंसर दिया, मतलब एडवर्ब हुआ। डिफ़िकल्ट यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, लेकिन वेरी यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्लियर, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो दिस इज हाउ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर देखो दिस इज बी फॉर्म के बाद एडवर्ब आया हुआ है, ये पूरा क्या है, एडवर्ब हुआ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यदि यहाँ पर इज फॉर्म के बाद यदि आईएनजी फॉर्म आता, दिस इज गोइंग, कुछ भी होता, ठीक है, दिस इज बीइंग, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म हो जाता। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती तो पैसिव फॉर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडवर्ब या एडजेक्टिव आए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, दीक्षा वॉज वेरी टायर्ड, दीक्षा वॉज हाउ, ठीक है, आंसर दे रहा है। तो वॉज यहाँ पर क्या है, वी फॉर्म है। अब वी फॉर्म के बाद फिर से यहाँ पर आ गया क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको बोला जाता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, यहाँ पर वॉच के बाद वी फॉर्म है तो इसके बाद ना आईएनजी आया ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये हो जाएगा क्या, व्हाट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि दीक्षा वॉज वेरी टायर्ड, टायर का थर्ड फॉर्म है टायर्ड, क्लियर, तो इसको हम इस तरह नहीं कंसीडर करते हैं। हमने बताया कि फंक्शनल ग्रामर जो होती है वो क्या करती है, हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग बताती है, उसका यूज कैसे हुआ। दीक्षा वॉज हाउ तो एडवर्ब हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। यूज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नहीं तो बाद में क्या होगा, वॉइसेस में समस्या हो जाएगी। हम उसका कैसे यूज करते हैं डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फंक्शन का मतलब ही होता है टू यूज। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे मैं बोलूँगा यू आर बीइंग स्टूपिड, यू आर बीइंग स्टूपिड। क्लियर, यू आर बीइंग स्टूपिड, यहाँ पर देखा जाए तुम मूर्ख हो रहे हो, ऐसा तो कभी बोला नहीं जाता है तुम मूर्ख हो रहे हो, तो ये लेकिन इस तरह यूज किया जा सकता है। बी की फॉर्म यहाँ पर यूज, यहाँ पर बीइंग भी यूज हो गया। देखा जाए बेसिकली तो हम लोग बीइंग का फॉर्म जो यूज करते हैं वो पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर, मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो बी होता है, बी के बाद यदि आईएनजी यूज करते हैं वर्ब में, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं तो ये क्या करता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म को शो करता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म,
ठीक है। अब जब बी के बाद क्या होता है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो क्या यूज शो करता है, पैसिव फॉर्म को, पैसिव फॉर्म को शो करता है। लेकिन जब बी के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो ये शो करता है किसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बी है, बी के बाद बीइंग भी है। तो हमने ये सुना था, हमने ये पढ़ा है पिछली क्लास में, पिछले किसी टीचर से पढ़ा होगा, समझा होगा कि आर के बाद यदि बीइंग आ रहा है तो इसका मतलब पैसिव फॉर्म जब हम शो करते हैं तब ऐसा यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस देखा जाए तो कायदे से गलत है, लेकिन यूज कर सकते हैं। यू आर बीइंग स्टूपिड का मतलब होता है तुम मूर्ख हो रहे हो। वैसे तो बेसिकली मूर्ख हो रहे हो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई धीरे धीरे मूर्ख होता है, ठीक है, कुछ ऐसा गलत काम करता है इसलिए उसको बोला जाता है तुम मूर्ख हो क्या, ठीक है। तो इसका मतलब होता है यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग, स्टूपिड थिंग, कुछ तुम ऐसा स्टूपिड थिंग कर रहे हैं जिससे तुम्हें बोला जा रहा है यू आर बीइंग स्टूपिड, तुम मूर्ख हो रहे हो। मूर्ख कोई हो रहा नहीं है, हो जाता है, क्लियर, या होता है, इस टाइप से होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, यदि हम यहाँ पर I was being very केयरफुल। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल, मैं बहुत केयरफुल हो रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला, मैं केयरफुल हूँ। यदि हाँ कभी क्या होता है टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए क्या होता है, हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल। जैसे इसका मतलब हुआ, इसका यदि मैं आंसर दूँ तो इसका मतलब हुआ कि आई वॉज डूइंग समथिंग वेरी केयरफुली, मैं कुछ काम कर रहा था जो बहुत ही केयरफुली तरीके से कर रहा था। कैसे कर रहा था, केयरफुली तरीके से, बड़े अच्छे से कर रहा था, ध्यानपूर्वक। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बी के फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए भी करते हैं, और सम टाइम क्या होता है कि जो टेम्परेरी एक्शन होता है उसको दिखाने के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन का मतलब हो, टेम्परेरी एक्शन तो करते ही हैं, परमानेंट एक्शन को दिखाने के लिए, परमानेंट सिचुएशन को दिखाने के लिए भी हम बी का फॉर्म आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्लियर, ओके। तो कम टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। बी के फॉर्म के यही हुआ, तो एक बार मैं फिर इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि देखो बी जो होता है, बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, और बी जो होता है उसकी कई तरह से यूज किया जा सकता है। तो बी जो होता है, यदि बी के बाद बी फॉर्म के 8 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। इसके बाद बी इटसेल्फ, इसके बाद यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका मतलब हुआ कि वह प्रोग्रेसिव फॉर्म को शो कर रहा है। लेकिन यदि बी फॉर्म के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो शो करता है पैसिव फॉर्म को। यदि बी फॉर्म के बाद आती है किसकी, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, तो वो शो करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, क्लियर। और कभी कभी परमानेंट सिचुएशन को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बी के आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेते हैं, क्लियर। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो रेगुलरली हैपन होती हैं, ठीक है, घटित होती हैं, रिपीट होती रहती हैं, उसमें भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, देयर इज 2 मैन एट द डोर डैट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें क्या एरर हो सकता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, देयर इज 2 मैन एट द डोर डैट। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है 2 मैन लिखा है, तो 2 के बाद तो सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलत है। क्या हो जाएगा इसका, मैन का मैन, ठीक है। अब जब 2 मैन की बात कर रहे हैं तो यदि इसको हम तोड़ें, एक्सपैंड करें, तो इसका मतलब होता है क्या, देयर इज, क्या होता है, देयर इज। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है क्योंकि 2 व्यक्ति की बात कर रहा है, 2 आदमी की बात कर, तो देयर इज तो होगा नहीं, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देयर आर 2 men एट द डोर डैट, क्लियर,
एक छोटा सा एग्जांपल और लिखता हूँ। In the fridge, if you are hungry, there's some grapes in the fridge if you are hungry। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये ग्रेप्स किसकी बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है। देयर इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, देयर आर सम ग्रेप्स इन द फ्रिज इफ़ यू आर हंग्री। ठीक है, वहाँ पर फ्रिज में कुछ अंगूर रखे हुए हैं, यदि तुम्हें भूख लगती है तो खा लेना। क्लियर, ऐसा कुछ है, इसका सेंस निकल रहा है ऐसा। क्लियर, इस टाइप से होता है। मतलब कि देयर भी क्या होता है कि यदि देयर के बाद, देयर एक डमी की तरह काम करता है, जैसे इट काम करता है। मैंने बताया था इट इज बुक, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे आर बुक्स। इट आर बुक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख ही देता हूं, इट इज बुक। इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे इट आर बुक्स, इसको लिखेंगे दे आर बुक्स। क्लियर, दे आर बुक्स। ये पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन में जब डिस्कशन कर रहा था इट के बारे में, तो बताया था कि इट जो होता है डमी की तरह काम करता है। ठीक है, इट जो है डमी की तरह काम करता है। इसी तरह देयर भी होता है, उसको देयर को देयर नहीं पढ़ते, डायर पढ़ते हैं, डायर। क्लियर, एक सेंटेंस हमारे दिमाग में आ रहा है, कहो तो मैं आप सबके सामने पेश करूं। एक सेंटेंस है, अक्सर हम लोग सुनते आए हैं, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इसी के नीचे पैरेलल हमने लिख दिया डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। इस सेंटेंस में क्या सही है, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। इस सेंटेंस को कायदे से देखो और इसमें क्या एरर है फाइंड आउट करो, प्लीज टेक योर टाइम। देखो, एक याद रखना, जब कभी भी एनी यूज होता है, एनी, तो इसके बाद जो भी नाउन लिखा होगा, एक बार फिर से सुनना, जब कभी भी एनी होगा, एनी के बाद जो भी नाउन होगा ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते एनी वेज, हम जा रहे हैं, एनी वेज, इस टाइप से, एनी वेज। ये हो गया गलत, क्योंकि एनी के बाद हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एनी वे, ये हो जाएगा एनी वे। क्लियर, इस टाइप से होता है। तो डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर होगा, डू यू हैव एनी ब्रदर सिस्टर, तो एनी के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर, तो ये सही है, ये गलत है। क्लियर, लेकिन ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश ग्रामर है तो उसमें दोनों सही बताया गया है। इसको बोला गया है क्या, लेस फॉर्मल, ये मोर फॉर्मल, लेस फॉर्मल मोर फॉर्मल, ये ज़्यादा सही है, थोड़ा कम सही, लेकिन सही दोनों है। क्लियर, लेकिन हमें पढ़ना है कि एनी के बाद हमेशा सिंगुलर यूज होता है। क्लियर, ये होता है। जैसे कभी कभी फ़ोन आता है, तो ये किसी का फ़ोन आया, वो इंग्लिश में बात करता है, तो हेलो हुज दिस, ऐसा बोलता है, हुज दिस, हुज दिस, ऐसा बोलता है, हुज दिस। क्लियर, तो देखो इसको यदि मैं तोड़ूं, ब्रेक करूं, तो इसका मतलब होता है हु इज दिस, हु इज दिस हो गया। तो देखो दिस जो होता है, हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज हमने प्रोनाउन में पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो दिस का यूज होता है नियर के लिए, लेकिन होना क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और दैट का यूज होता है फॉर के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दीज क्या होता है, नियर के लिए, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और दोज क्या होता है, फॉर के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, एक बार फिर से, दिस का यूज नियर तथा सिंगुलर काउंटेबल के लिए, दैट फॉर दूर के लिए, सिंगुलर रहना चाहिए, और दीज नियर प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखा जाए तो दिस यहाँ पर यूज कर रहा है किसके लिए,
दिस नियर के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो कैसे हो सकता है? वो फ़ोन में बात कर रहा है तो पास में होता तो क्यों पूछता हु इज़ दिस, देख ही लेता। दूर है तो यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं हु इज़ दिस, ठीक है, वो गलत है। वहाँ पर हमें बोलना चाहिए क्या, फॉर है तो यहाँ पर यूज होता है दैट, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट। क्लियर? हु इज़ दैट, ये होता है सेंटेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये था डिस्कशन। आप लोग भी यदि बोलते होंगे हु इज़ दिस तो उसको बोलना छोड़ दीजिए, हु इज़ दैट। नकल नहीं करना है किसी की सुनकर कि हाँ वो हु इज़ दिस बोल दिया तो हम भी बोलें। उसके पीछे जाना है कि आखिर क्यों बोला जाता है दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। I wish I was 10 kilos lighter, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, I wish I was 10 kilos lighter। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, I wish I was 10 kilos lighter। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखते थे। सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है कि जब कभी भी हमने पढ़ा था टेंस में, हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी आई विश यूज होता है, आई विश, तो इसके बाद आई विश यूज हो, इसके बाद हमेशा क्या होता है, यदि आई के साथ वर लगता है। ठीक है, कैसे होता है मैं एग्जांपल देता हूँ। यदि मैं हिंदी में बोलूँ काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं बोलता हूँ काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, तो इसको इंग्लिश में यदि हम लिखें तो काश का मतलब होता है आई विश आई वर अ किंग, आई वर अ किंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए आई विश आई वॉज 10 किलोज लाइटर बोल रहा है। क्यों? आई विश के बाद आई वर अ किंग होना चाहिए, या बोल सकते प्राइम मिनिस्टर होता तो यहाँ पर लिख देता प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई वॉज 10 किलोज लाइटर दिया, क्यों दिया हुआ? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जब कभी भी हम एज, हाइट, लेंथ, वेट, साइज, शेप एंड कलर की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम बी के साथ वाज यूज कर सकते हैं, सॉरी आई के साथ वाज यूज कर सकते हैं यदि पास्ट की बात होती है तो। लेकिन बात इसको और ध्यान सुनना कि जो आई वर है ये ज़्यादा मोर फॉर्मल है, ये लेस फॉर्मल है। क्लियर? यदि दो सेंटेंस आ जाते हैं इस तरह से कि यहाँ पर लिख दिया आई विश आई वर 10 किलोज लाइटर, तो हमें ज़्यादा सही प्रेफरेंस जो देना चाहिए इसको देना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं। क्लियर? तो आई वर 10 किलो लाइटर हो जाएगा। लेकिन ये भी सही है क्योंकि जब हम कभी भी एज, हाइट, लेंथ, वेट, साइज, शेप एंड कलर की बात करेंगे तो हम वाज यूज कर सकते हैं। क्लियर? वी फॉर्म यूज कर सकते हैं आई के बाद। क्लियर? तो ये दोनों सेंटेंस सही है, ये मोर फॉर्मल है, ये लेस फॉर्मल है। स्पोकन में हम इसको बोल सकते हैं, रिटन की बात होगी तो हमें यही लिखना चाहिए। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट। तो ये हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो मिसलिनियस से रिलेटेड है, विविध से। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे आई विश बताना हमने भूल गया है। ठीक है, हमने नहीं बताया आई विश के बाद क्या सिस्टम होता है, तो हम कंडीशनल सेंटेंस में इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे जब कभी भी पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, सी इज द सेम हाइट एज हिज फादर। इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है? सी इज द सेम हाइट एज हिज फादर।
क्लियर। इसमें देखा जाए तो हमने बताया था जब कभी भी एज के बारे में बात करेंगे, जब कभी भी हाइट के बारे में बात करेंगे, जब कभी भी लेंथ के बारे में बात करेंगे, जब कभी भी वेट के बारे में, साइज के बारे में, क्लियर, और किसके बारे में, कलर के बारे में बात करेंगे, वेट के बारे में बात करेंगे, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, बी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर बी फॉर्म तो यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज़ द सेम हाइट एज, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये हो जाएगा हर फादर, ठीक है। सी इज़ द सेम हाइट एज हर फादर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी डिस्कशन अभी करना, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचे हैं। आज 20 सितंबर हो गया है। ये जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा यदि वो सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिए होंगे तो, क्लियर। बाकी जो संस्कृत लिए हैं, हिंदी बस लिए हैं, उनके लिए कोई मतलब है नहीं, क्लियर। जेल प्रहरी में यदि इंग्लिश का आता है सेशन तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात और जान लो कि जब कभी भी टाइमलेस ट्रूथ एंड परमानेंट सिचुएशन एंड दैट हैपन्स रेगुलरली, ठीक है, रिपीटेडली, ठीक है। अब वहाँ पर बात कर रहे हैं जो टाइमलेस ट्रूथ के बारे में, जो टाइमलेस ट्रूथ के बारे में बताता है, जो परमानेंट एक्शन के बारे में बात करते हैं, जब ऐसी चीज़ें जो रेगुलरली होती है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जब कभी भी हम टाइमलेस ट्रूथ, परमानेंट सिचुएशन एंड दैट थिंग्स हैपन रिपीटेडली, ठीक है, या रेगुलरली, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि टाइमलेस ट्रूथ, परमानेंट सिचुएशन एंड दैट थिंग्स हैपन रिपीटेडली या रेगुलरली होती है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल है, ट्रू लव नेवर डाइज। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है। तो वहाँ पर क्या है, टाइमलेस ट्रूथ है। जो सच्चे प्यार करते हैं एकदम से पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रू लव नेवर डाइज मतलब सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है। ट्रू लव, टू नहीं, दो प्यार नहीं, ट्रू, सच्चा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्लियर। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये क्या है, टाइमलेस ट्रूथ है, टाइमलेस ट्रूथ है। दूसरा मैं लिखता हूँ कि माई पेरेंट्स लिव नियर, या बोल सकते हैं इन जोगीपुर सीधी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो माई पेरेंट्स लिव, बार बार लव ही आ रहा है, ठीक। माई पेरेंट्स लिव इन जोगीपुर सीधी, मेरे जो अभिभावक हैं वो कहाँ रहते हैं, जोगीपुर में रहते हैं, सीधी मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये किसकी बात कर रहा है, परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहा है, हमेशा से रहते आए हैं, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पर अभी ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट को हटा दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया था, ब्रैकेट पहले लगाया था, ब्रैकेट भी हटा दिया। तो याद रखना, ट्रेडिशनल जो इंग्लिश थी उसमें ब्रैकेट लगाया जाता था, अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ तक कि हम यहाँ पर पॉइंट भी नहीं रखते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट MP बस लिख देते हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में लिखा जाता था MP डॉट भी फिर ब्रैकेट, अब नहीं लिखा जाता है, याद रखना इसको। ये हमारी लास्ट क्लास टेंसेस से रिलेटेड है। इसके बाद हमारी टेंसेस से कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, केवल आपको जो डाउट हो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, क्लियर। बाकी 14 वीडियोज टेंसेस से रिलेटेड अपलोडेड हैं, आप उसको देखिए, समझिए, बार बार देखिए जब तक समझ ना आए, क्लियर। एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, आई प्रॉमिस
अब ध्यान आता होगा कुछ कि मैंने वादा किया था, जो वादा किया उसे निभाना पड़ेगा, ठीक है। आई प्रॉमिस हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट स्मोक एनी मोर। मैं वादा करता हूँ कि मैं अभी स्मोकिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको यदि हम इसको वॉन्ट जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, विल नॉट, आई विल नॉट स्मोक एनी मोर, क्योंकि विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट होता है। कुछ लोग इसको भी इस तरह लिख देते हैं, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विलेंट, ये नहीं होता है, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है विलेंट, ठीक है। तो आई प्रॉमिस आई वॉन्ट स्मोक एनी मोर, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, विलेंट नहीं बोलते हैं। जो लिखता है वो काफ़ी होशियार होगा, ठीक है। विलेंट नहीं होता है, वॉन्ट होता है। इसी का यदि शैल होता है यहाँ पर, शैल नॉट होता है, तो इसको हम शैलेंट नहीं लिखते, इसको हम शैलेंट नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं हम शैंट। क्या लिखते हैं? शैंट, SHAN एपेस्ट्रफी, या बोल सकते कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रेज्ड कामा टी। इज इट क्लियर? ये रेज्ड कामा ही है, ये रेज्ड कामा, एपेस्ट्रफी नहीं है, क्लियर। तो सेंट होता है, सेलेंट नहीं होता है, विलेंट नहीं होता है, वॉन्ट होता है, ठीक है। तो आई प्रॉमिस आई वॉन्ट स्मोक एनी मोर, इसका मतलब आई विल नॉट स्मोक एनी मोर, मैं अब स्मोकिंग नहीं करूँगा। जैसे क्या होता है कि जहाँ पर फ्यूचर की बात होती है, फ्यूचर को लेकर जहाँ पर बात होती है वहाँ पर हम या तो कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लेकर। जैसे वी आर गोइंग टू थिएटर दिस इवनिंग, मैं इस शाम को थिएटर जा रहा हूँ। थिएटर का मतलब होता है सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं जाऊँगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी विल गो टू थिएटर दिस इवनिंग, ठीक है, वी विल गो टू थिएटर दिस इवनिंग, ठीक है, ऐसा होगा। अब विल यहाँ पर यूज करना, यदि हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल देखा जाए कायदे से यूज होगा, क्योंकि ये नॉट फिक्स्ड है, हो सकता है वो न जा पाए, पहले ही खत्म हो जाए उसकी कहानी, ठीक है। वी शैल गो टू थिएटर दिस इवनिंग, इस टाइप से होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट हो तो पूछो, मैं आपको टाइम देता हूँ, प्लीज़ टेक योर टाइम, क्लियर। तो इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब देखो टाइम टेबल्ड जो फ्यूचर इवेंट होता है, उसको भी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। टाइम टेबल्ड होता है, जो पूरी तरह फिक्स है, टाइम टेबल जो फ्यूचर इवेंट होता है, उसको भी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जो टाइम टेबल्ड है, फिक्स्ड है, शेड्यूल्ड है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो शेड्यूल्ड जो वर्ड है, SCHU, शेड्यूल्ड, इसको कायदे से देखा जाए तो शेड्यूल्ड नहीं पढ़ा जाता, इसको स्केड्यूल्ड पढ़ा जाता है। स्केड्यूल्ड जैसे एक वर्ड होता है स्कीम, तो इस तरह देखा जाए तो इसको सीम पढ़ो, जब इसको शेड्यूल्ड पढ़ते हो इसको सीम पढ़ो, तो ये स्केड्यूल्ड है। स्केड्यूल्ड मतलब होता है जो टाइम टेबल्ड है फ्यूचर के लिए, उसको बोला जाता है स्केड्यूल्ड। उसको प्रीमियर भी बोला जाता है, इसको प्रीमियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रीमियर स्केड्यूल्ड को। तो स्कीम, स्केड्यूल्ड, प्रीमियर, फ्यूचर, टाइम टेबल्ड फ्यूचर इवेंट, ठीक है। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं।
मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँगा हिच ट्रेन अराइव्स, हिच ट्रेन अराइव्स एट 11:46, या बोल सकते हैं कितने बजे आती है, 8:10 PM पोस्ट मेरिडियम। हिच ट्रेन अराइव्स एट 8:10 PM, उसकी ट्रेन 8:10 पर आती है। आती है, अभी भी आई नहीं है, आएगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड है और टाइम टेबल्ड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँगा दूसरा एग्जाम्पल, आई स्टार्ट माई न्यू क्लास टुमारो, आई स्टार्ट माई न्यू क्लास टुमारो। ठीक है, अब यदि मैं शेड्यूल्ड कर दिया हूँ, ठीक है, यदि मैं शेड्यूल्ड कर दिया हूँ, ये दूसरा मैं बोलता हूँ, आई रन माई टेंस पार्ट 14 ऑन 20 सितंबर। यदि मैं इसको प्रीमियर किया हूँ, यदि मैं इसको प्रीमियर किया हूँ, जो क्लास अभी चल रही है इसको प्रीमियर किया हूँ, तो इस तरह लिखूँगा, आई रन माई टेंस पार्ट 14 ऑन 20 सितंबर। ठीक है, 20 यहाँ पर 20th होगा, 20 सितंबर। क्लियर, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो जो टाइम टेबल्ड है फ्यूचर इवेंट, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, एक यहाँ पर दिखाया। ठीक है, जैसे दूसरा मैं बोलता हूँ कि आई स्टार्ट माई न्यू जॉब, आई स्टार्ट माई न्यू जॉब डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, शेड्यूल्ड है, फ्यूचर इवेंट की बात कर रहा है, टाइम टेबल्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी सजेशन देने के लिए, कभी कभी सजेशन देने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब सजेशन देने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सजेशन देने के लिए ऐसा किया जाता है कि क्यों यार रोज़ रोज़ स्कूल आते हो, रोज़ रोज़ ऑफिस आते हो, क्यों नहीं कल तुम ऑफ ले लेते हो, क्यों नहीं तुम कल छुट्टी ले लेते हो, कल तुम छुट्टी ले लेते हो। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी ऑफिस में जाते हैं तो जो कलीग वगैरह होते, कलीग वगैरह तो बोलते हैं कि क्या रोज़ रोज़ आते हो, कभी कभी छुट्टी तो ले लिया करो, क्यों नहीं तुम कल छुट्टी ले लेते हो, छुट्टी ले लो कल। तो यहाँ पर जो फ्यूचर की बात कर रहा है तो छुट्टी ले लेते हो, तो यहाँ पर इंडेफिनिट यूज कर रहा है, ता लगा रहा है, ताते थी। ठीक है, वो हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे हिंदी के बारे में। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, वाई डोंट यू टेक, वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ टुमारो, वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ टुमारो, तुम कल छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो, एक दिन का ऑफ क्यों नहीं कर लेते हो। तो यहाँ पर देखो हमने यूज किया है क्या, डोंट। तो डोंट कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने यूज किया है, व्हाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ टुमारो, कल तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो, कल तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो, कल तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो। इंडेफिनिट की बात कर रहा है, लेकिन बात हो रही है किसकी, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन यूज कैसे कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सजेशन देने के लिए, टू गिव सजेशन, टू गिव सजेशंस। ठीक है, टू गिव सजेशंस, सजेशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से देखना, प्लीज कीप अटेंशन। जैसे मैं बोलूँगा, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। ठीक है, अब इसको मैं यदि नेगेटिव बनाऊँ तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, आई डोंट डू माई वर्क। क्यों ऐसा लिखा मैंने कि यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, तो इसलिए आई डोंट लगाया आई के अकॉर्डिंग, और डू यहाँ पर आ गया। ठीक है,
अब इसी को मैं यदि बोलूँ कि इसको बनाओ तुम इंटरगेट, तो तुम बनाओगे डू नॉट आई, इसकी बात करें, डू नॉट आई डू माई वर्क, ये सेंटेंस सही है, डू नॉट आई डू माई वर्क। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। आज की इंग्लिश में कैसा लिखा जाता है, ये जो नॉट है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, डू आई नॉट, इस तरह डू आई नॉट डू माई वर्क। ठीक है, अब एक दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा समझने में। अच्छा, इसको मैं, जैसे ये सेंटेंस है आई डोंट डू माई वर्क, इसको मैंने क्या किया, इधर लाया, तो डू आई नॉट डू माई वर्क, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में लिखा जाता है। लेकिन आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो ये क्या करता है, डोंट को एक साथ बाहर लेता है। ठीक है, डोंट आई डू माई वर्क, इस तरह लिखा जाता है अब। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही वॉक्स, ठीक है। अब इसको मैं यदि नेगेटिव बनाऊँ तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, ही डज नॉट वर्क। ठीक, ही डज नॉट वर्क। अब इसका मैं इसका मैं यदि बनाऊँ क्या, इंटरगेटिव, इसका हो जाएगा डज ही नॉट वर्क। ठीक है, ये तुम्हारा रहता था ट्रेडिशनल इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम इस तरह लिखते थे। आज की जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में है, तो हम पूरा डज नॉट को पहले ला देते हैं। तो इस तरह से डजंट ही वर्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, अब इस तरह लिखेंगे तभी सही माना है, इस तरह नहीं कि हम इसको इस तरह लिख दें, डज नॉट ही वर्क, तो ये हो जाएगा सेंटेंस गलत। डज नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखना, डजंट ही वर्क, डज नॉट ही वर्क। क्लियर? ओके, चलते हैं अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन हम लोग कितना, एप्लीकेशन ही लेटर में हम लोग कितना गलत लिखते हैं। टाइम इज फ्लेइंग, टाइम, समय बीत रहा है। समय गुजर रहा है, इसका इंग्लिश होता है टाइम इज फ्लेइंग। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, जब लेटर लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, वी आर राइटिंग टू लेट यू नो, ठीक है, वी आर राइटिंग टू लेट यू नो। इस तरह नहीं लिखा जाता, ये होता है क्या, लेस फॉर्मल होता है, लेस फॉर्मल होता है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, यदि सही से लिखा जाए। हम लोग अक्सर लिखते आए हैं, जब लेटर लिखते हैं किसी को तो इसी तरह लिखते हैं, वी आर राइटिंग टू लेट यू नो। ठीक है, इसको लिखा जाए तो सही से, वी राइट टू लेट यू नो, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये उतना सही नहीं, ये क्या है, मोर फॉर्मल है, मोर फॉर्मल है। ऊपर वाला क्या था, लेस फॉर्मल था। दूसरा तरह से लिखते हैं क्या, वी आर, एक और सेंटेंस होता है जैसे वी आर राइट टू एडवाइस यू, वी आर राइटिंग टू एडवाइस यू, इस तरह लिखा जाता है, वी आर राइटिंग टू एडवाइस यू। ये लेस फॉर्मल है, ये गलत है। ठीक है, लेस फॉर्मल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लेस फॉर्मल है, स्पोकन में ज़्यादा चलती है। इसी को हम यदि अच्छे से लिखें तो इसका हो जाएगा सही से, वी राइट टू एडवाइस यू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोर फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, मोर फॉर्मल हो जाएगा। वी आर राइटिंग टू लेट यू नो, लेस फॉर्मल, वी राइट टू लेट यू नो, मोर फॉर्मल, वी आर राइटिंग टू एडवाइस यू, लेस फॉर्मल, वी राइट टू एडवाइस यू, मोर फॉर्मल। एक और छोटा सा एग्जांपल लूँगा इसी से रिलेटेड, जो हम लोग गलत लिखते आए हैं। ठीक है, आई एम लुकिंग
फॉरवर्ड टू मीटिंग फ्रॉम यू, ऐसा लिखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, लेस फॉर्मल, लेस फॉर्मल हो जाएगा। इसको यदि हम सही से लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग फ्रॉम यू, ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, मोर फॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग क्यों लगाया है, टू के बाद तो हमेशा जो टू होता है उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या बता दें आप लोगों को, ये जो जिरंड लिखा हुआ है जिरंड टाइप का होता है, ठीक है, ये जिरंड की तरह यूज होता है। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी जिरंड की तरह यूज होगी। वो नाउन के चैप्टर में हमने नहीं बताया था, वो एडिशनल क्लासेस रहेंगी जो कि ऑफलाइन क्लासेस में चलती हैं। सारा कुछ यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, क्लियर। तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, ध्यान में नहीं रहता, नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास। इसमें खुद को ध्यान देना पड़ता है, खुद भी डिलीवर करना पड़ता है कि क्या बताना है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लुक फॉरवर्ड आता है, एडिशन टू आता है, एकस्टम टू आता है, हैबिचुएटेड टू आता है, लुक फॉरवर्ड टू आता है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, फोर्थ फॉर्म लगती है, इसलिए हमने लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग लगा दिया। वैसे तो ये टू लगा है इन्फिनिटिव, तो इसके बाद मीट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जिरंड की तरह यूज हुआ है, क्लियर। ये लेस फॉर्मल है, ये मोर फॉर्मल है, क्लियर। और यदि ये सब आपको लेना है, गेन करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल में फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सारे कंटेंट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, हु इज कुकिंग लंच। दूसरा यहीं पे लिख देता हूँ, हु इज गोइंग टू कुक लंच। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, हु इज कुकिंग लंच, हु इज गोइंग टू कुक लंच, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें देखा जाए डिफरेंस क्या है, हु इज कुकिंग लंच, कौन लंच बना रहा है, कौन लंच पका रहा है, ठीक है। इसमें बोला कौन लंच पकाने जा रहा है, इसमें क्या समथिंग हैज बीन अरेंज्ड, इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई खाना बना रहा होगा, ठीक है, सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो पूछ रहा है कौन बना रहा है, ठीक है, इसका मतलब हुआ समथिंग हैज बीन अरेंज्ड, समथिंग हैज बीन अरेंज्ड, ठीक है। इस पर बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्ड लिख लो, आस्किंग, समथिंग हैज बीन अरेंज्ड। इसमें होता है आस्किंग फॉर ए डिसीजन, आस्किंग फॉर अ डिसीजन, फॉर डिसीजन, ठीक है, डिसीजन पूछ रहा है, डिसीजन पूछ रहा है कि आखिर कौन खाना बनाने जा रहा है, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है, सब कुछ अरेंज हो चुका है, कोई ना कोई खाना बनाता भी होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है हु इज कुकिंग लंच, कौन खाना पका रहा है, ठीक है। इस पर बताना है रीना, रेहा, रेखा, जो भी बना रहा है बता दो। इसमें बोला हु इज गोइंग टू कुक लंच, मतलब कुछ भी अरेंज भी नहीं हुआ है, क्या बनाना है, क्या पकाना है, ठीक है, पूछना है। फिर कौन अरेंज करोगे, क्या पनीर बनाना है, खीर बनानी है, क्या बनानी है, इसके बाद क्या करना है, डिसीजन लेना है उसके बारे में, क्लियर। ये सब था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में, कि प्रोनाउंसिएशन, देखो प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसको कुछ लोग गलत भी पढ़ते हैं, बहुत लोग उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा कि यदि मैं इसको बोलता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंस क्या होगा। तो बहुत लोग, जैसे मैं बोलूँगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो बहुत लोग इसको बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसका सही है प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है। हाँ, प्रोनाउंस बोल सकते हैं, प्रोनाउंस,
प्रोनाउंस बोल सकते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल सकते, ठीक है। ये कंसोनेंट लिखा हुआ है, इसको बोल लो कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कंसोनेंट है, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हमने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे हैं। पहला लिखा है ट्राइड, लिव्ड, सीम्ड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है। इट्स सो हॉट यार आज, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी लगा रहता है, ईडी। कुछ वर्ड के लास्ट में क्या होता है, ईडी सफिक्स रहता है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं डी से ही करते हैं प्रोनाउंसिएशन। जैसे इसका लिखा है ट्राइड, इसको ट्राइड ही पढ़ेंगे, ट्राइड। इसको पढ़ेंगे तो क्या प्रोनाउंसिएशन आएगा, डी ही आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, लिव्ड, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, सीम्ड, ठीक है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डी ही प्रोनाउंस आता है, ठीक है। उसका जो प्रोनाउंसिएशन आता है डी से ही आता है। जैसे ट्राइड, लिव्ड, सीम्ड। मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। इसमें एग्जांपल और लेता हूँ, एक ये हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा स्टॉप्ड, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। कुछ मैंने बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डी आता है। ट्राइड, लिव्ड, सीम्ड, ठीक है। ट्राइड, लिव्ड, सीम्ड। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ईडी तो लगा रहता है, लेकिन जो साउंड होता है वो जो साउंड निकलती है टी से निकलती है। जैसे स्टॉप्ड नहीं बोला, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। पास्ट, पास्ड नहीं, पास्ट। लाफ्ड, वॉच्ड, ठीक है। इसमें इसका जो साउंड होगा टी से निकलेगा, इसका जो साउंड होगा इसमें टी से निकलेगा, याद रखना, इसका टी से निकलता है, टी से। तो याद रखना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है तो उसमें डी ही साउंड आती है, जैसे ट्राइड, लिव्ड, सीम्ड। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है लेकिन उनका जो साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है टी से होता है। जैसे लिखा है हमने यहाँ पर स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नहीं, स्टॉप्ड। इसलिए मैं बोलता हूँ ईयरफोन्स यूज किया करिए, जब भी हमारी क्लास को अटेंड किया करो तो प्लीज़ यूज ईयरफोन्स, क्लियर, क्योंकि उसमें क्लियर समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। यहाँ पर क्या स्टॉप्ड नहीं बोला हूँ, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, पास्ट, लॉफ्ट, वॉच्ड, क्लियर, ऐसा होता है। कुछ वर्ड ऐसे भी और भी होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, एक ये लिखा है, ठीक है, एक मैंने लिखा है ये, इनके भी लास्ट में क्या है, ईडी वर्ड जुड़ा हुआ है, ईडी। यहाँ पर देखो ईडी, तो इनको पढ़ते कैसे हैं, एंडेड, एंडेड नहीं पढ़ते, एंडेड, एंडेड। इसको पढ़ते कैसे हैं, आईडी से आता है साउंड। स्टार्टेड, स्टार्टेड नहीं पढ़ा जाता, स्टार्टेड, स्टार्टेड। एंडेड नहीं, एंडेड, एंडेड, क्लियर, इस टाइप से होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है तो इसको डी साउंड आती, ट्राइड, लिव्ड, सीम्ड। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है लेकिन उसको साउंड जब निकलता है टी से निकलता है। स्टॉप्ड, पास्ट, लॉफ्ट, वॉच्ड। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा रहता है लेकिन साउंड जो होता है आईडी से निकलता है, जैसे एंडेड नहीं, एंडेड। स्टार्टेड नहीं, स्टार्टेड होता है, क्लियर। इससे रिलेटेड और भी सारे वर्ड्स हैं, वो टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर उस पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँगा और लास्ट रहेगी आज की क्लास, इसको वाइंड अप कर देंगे।
इसमें लिखा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, स्टडिंग बहुत लोग इसको स्टडिंग बोलते हैं, स्टडिंग, स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कल की क्लास में बताया था, पिछली क्लास में जो हुई थी, हमारी क्लास कब हुई थी, आई थिंक 12 को हुई थी, ठीक है। 12 को जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था जो हाउ लॉन्ग होता है, हाउ लॉन्ग यदि किसी भी सेंटेंस में यूज हो गया तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो इसका मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश सही है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाउ लॉन्ग याद करना कि हाउ लॉन्ग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, ठीक है। और जो कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, या फिर लाइव चैट चलता रहे तो उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी टीम लगी हुई है रिप्लाई करने में, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, क्लियर। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।